अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। शंघाई ताउन तंजीम एक कसीरुल जहती तंजीम है जिसका मकसद अपने रुकन ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी, मईशत, तजारत, दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की तक मुख्तलिफ उमूर पर काम करना है। पाकिस्तान के लिए ये इजलास एक बड़ा सिफारती मौका है जो हम इलाकाई और आलमी तब्दीलियों के दौरान सामने आ रहा है। आलमी ताकतें अपनी इत्तेहादी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी कर रही हैं। एशिया सियासी और माशी मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। इस तनाजुर में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक असर और रसूख इसे अहम मकाम पर ला खड़ा करता है। चीन की बढ़ती हुई अहमियत, रूस का एशिया में किरदार, ईरान और वस्ती एशिया की बढ़ती हुई अहमियत पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर अपने आप को मनवाने का मौका फराहम कर सकती है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को हमेशा से ही एक जोग्राफियाई असासे के तौर पर देखा गया है, लेकिन वक्ती और शख्सी मफाद के लिए बनाई गई पॉलिसीज और अंदरूनी चैलेंजेस इसे अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाने से रोकते रहे। पाकिस्तान की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल रुकन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाकर इलाकाई मंडियों, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरमायाकारी और बढ़ते हुए तिजारती बहाव से फ़ायदा उठा सकती है। ये नई माशी शराकतें पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए अहम साबित हो सकती हैं। इसी तरह सिक्योरिटी भी SCO का अहम मौजू है। पाकिस्तान को दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों में जहां दहशतगर्दी का इशू मौजूद है। ये तंजीम पाकिस्तान को इलाकाई ताकतों के साथ मिलकर इन खतरात से निमटने का एक फोरम फराहम करती है। इसी तरह अफगानिस्तान में तालिबान के इख्तिदार संभालने के बाद से पैदा होने वाली इलाकाई अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल से निमटने के लिए फोरम अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान के लिए इस इजलास का एक हसास पहलू भारत के साथ ताल्लुकात हैं। ये कसीरुल जहती फोरम भारत के साथ मुकालमे का एक नायाब मौका फराहम करने का सबब भी बन सकता है। भारत को इजलास में शिरकत की दावत देना इस्लामाबाद की तरफ से वसी तर इलाकाई फ्रेमवर्क के अंदर सिफारती मामलात को हल करने की नीयत को जाहिर करता है। पाकिस्तान के लिए इस इजलास के दौरान चंद बड़े मकासद ये हो सकते हैं: माशी और सिक्योरिटी उमूर पर इलाकाई ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम को नुमायां करना और जनूबी एशिया में अपने आप को अहम स्टेक होल्डर के तौर पर मनवाना, अपने आप को वस्ती एशिया की आलमी मंडियों से जोड़ने में एक कलीदी खिलाड़ी के तौर पर पेश करना। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान SCO के इस इजलास के दौरान इन मामलात पर पेशरफ्त करने में कामयाब हो पाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा को आज प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। आपका भी डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। पैनल के लिए सवाल इस तरह से: शंघाई ताउन तंजीम, एक तरफ रूस और चीन जैसी सुपर पावर्स, दूसरी तरफ वस्ती एशिया, ईरान और भारत जैसी उभरती ताकतें, दरमियान में पाकिस्तान। कामयाब स्ट्रेटेजी की ज़रूरत, अपने हिस्से की कौन कौन सी कामयाबियां पाकिस्तान समेट सकता है? डॉक्टर मारिया साहिबा, इस SCO को लेकर और पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से देखती हैं? आयशा, देखें, इस वक्त पाकिस्तान के पास 3 तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान जो है, इसमें जो 2 सरबराही ममालिक हैं, चीन और रूस, उनके साथ जो है इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए बहुत सारे जो है मायदे भी तय करेगा और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए एक जो है माशी तरक्की के लिए एक बेहतरीन सबब बनेंगे। इसके साथ साथ वस्ती एशिया और साथ ही साथ मशरिक़ वस्ता के साथ, अफ्रीका के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर होंगे, क्योंकि जब तक आप समुद्री राहदारी में जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जो है आपकी जो जितने भी एक तरह से चांसेस हैं इक़्तिसादी जो आपके तरक्की के जो चांसेस हैं उसमें इजाफा करेगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यही थी जो अभी तक पाकिस्तानियों के जहन में थी, वो ये कि जो CPEC का जो दूसरा फेज है, क्या हम उसके आगे जा सकते हैं या नहीं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस शंघाई ताउन की जो तंजीम के जो इजलास है, इसके अंदर अहम जो है बातें निकलेंगी। और दूसरी तरफ, जैसे कि आपने कहा, सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए भी एक चैलेंज है, बिलखसूस जो अफगानिस्तान की वजह से इस वक्त में खित्ते के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। हम उम्मीद रखते हैं कि इस ताउन के जरिए ना सिर्फ उस पे बातचीत होगी, लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मजबूत बातें भी होंगी और मजबूत इकदाम भी उठाए जाएंगे। और रही बात हिंदुस्तान के साथ, तो ये हिंदुस्तान की यहाँ आमद इस बात की वाज़ेह निशानदेही है, तो ये बात समझता है कि अगर पाकिस्तान शंघाई कॉपरेशन ताउन की मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कलीदी किरदार अदा करेगा और अगर हिंदुस्तान शराकतदारी में हिस्सा नहीं लेता या माशी ताउन नहीं करेगा, तो फिर उनके पास सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की जो है एक तरह से अमेरिका और बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया
यानी कि जो एग्जिस्टिंग माशी तावन है सिर्फ उसी में उनको जगह बनानी पड़ेगी। यही वजह है कि बावजूद इसके कि वो कोई किसी किस्म की ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ नहीं चाहते हैं, इसके बावजूद वो शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास से बाहर नहीं रहना चाहते, और यही वजह है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ रहे हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर मारिया साहब, थोड़ा सा इसको जो SCOs का रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है रैट्स, कितना हेल्पफुल हो सकता है पाकिस्तान को, उसके लिए किस तरीके से बात करने की जरूरत है कि एक यूनिफाइड रीजनल अप्रोच बने, खास तौर पर अफगानिस्तान के मामले को लेकर, ना तो अफगानिस्तान के मामला हल हो बल्कि जो खित्ते की बाकी ममालिक हैं उनके लिए भी जो अफगानिस्तान से बाहर दहशतगर्दी आ रही है उसको रोका जा सके किसी तरह। आपने बहुत अहम बात की, क्योंकि देखें जो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है शंघाई ताउन तंजीम का, ये बुनियादी तौर पे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 है उसके साथ मावनत करता है। और आपके लिए जो सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि आप दहशतगर्दी के चैलेंज को पाकिस्तान के अंदर कैसे देख रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। आप इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर मावनत हो रही है, जो एक तरह से दहशतगर्दी के लिए आपके लिए बहुत बड़ा नासुर बन चुका है। ये जो शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का ये स्ट्रक्चर है, इसके जरिए ना सिर्फ आप एक मजबूत पॉलिसी उठा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो आपकी मुख्तलिफ सिक्योरिटी फॉर्मेशंस है उसके जरिए आप पाबंदियां भी आयद कर सकते हैं। और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 है वो चैप्टर 8 के नीचे है, और इसके तहत पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा एक रीजनल प्रेशर बन सकता है अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि वो इस बात को समझे कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, और इसके साथ साथ जो बाकी ममालिक अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी के लिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो या बाकी हो, उन सब के ऊपर भी। और रैट्स के स्ट्रक्चर में 4 ममालिक हैं, पाकिस्तान, रूस, चीन और कजाकिस्तान। तो ये जो चारों मुल्क हैं एक तरह से सबसे ज्यादा इफेक्टेड है दहशतगर्दी से, और अगर इनके दरमियान बाहमी ताउन का इजाफा होता है तो जाहिर है इक्तिसादी तरक्की भी और सिक्योरिटी की सिचुएशन को स्टेबलाइज करने में हमें बहुत फायदे होंगे। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, जब हम शंघाई ताउन तंजीम की बात करते हैं, यूरेशियन तंजीम है, अभी जिस तरह मैंने जिक्र किया पाकिस्तान वस्त में है, बड़ी ताकतें हैं, फिर उभरती हुई ताकतें हैं, सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है, मईशत है, तिजारत है, फिर दहशतगर्दी से निमटना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपके ख्याल में कि पाकिस्तान बड़ा अरसा और फिर बीच बीच में वक्फों बड़ा तन्हाई का शिकार हो जाता है अपने मामलात और मसाइल की वजह से भी, क्या क्या फ़ायदे पाकिस्तान SCO के ज़रिए उठा सकता है और किस तरीके से एक रीजनली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? देखें आयशा, अभी मैं सुन रहा था ये मारिया बीबी ने 2 या 3 बार ये बात की है, हम उम्मीद रखते हैं। सो उम्मीद रखें, मैं भी उम्मीद रखता हूँ, लेकिन यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने एक बात की है उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन, और ये वो होती है, कोई नई बात है ये। पाकिस्तान, खासतौर में मगरबी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन में कोई तब्दीली तो नहीं आई, बट व्हाट इज द बॉटम लाइन? आपने आज तक क्या तोप चलाई है? ये तो हो गया आपकी वो स्ट्रेटेजिक। अच्छा, प्रॉब्लम है हमारा और तरह का, हमारा सथियत ना हो। देखो, होती जान लड़ा देने की बात। एवरेज आदमी भी जिंदगी में बहुत बेहतर परफॉर्म कर लेता है अगर वो कमिटेड हो। वो जो हुजूर का एक बड़ा विजडम है उसमें कि अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं, तो हम एज अ नेशन, जबकि दूसरी तरफ रियलिटी क्या है, ये दुनिया एक छोटा सा ग्लोबल विलेज है, कुछ भी नहीं, फास्ट लाइक कोई नहीं रह गया। पिक अप द फोन और यू कैन कॉल एनीवेयर, टीवी ऑन करो, ट्रंप साहब तकरीर फरमा रहे हैं। अच्छा, ये दुनिया एक छोटा सा गांव है अब, और हर किस्म का मॉडल मौजूद है, हर शोबे में हर किस्म का मॉडल मौजूद है, हर तरह के एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स मंडी में मौजूद हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मुझे तो एक ऐसे बर्तन की तरह लगता है जो टॉप और बॉटम दोनों तरफ से लीक हो रहा है। प्रायोरिटीज की बात है, आप डट जाएं, कमिटेड हों, दिन रात एक करते हैं, फोकस्ड हों। असल बात वही है जो हमारे बुजुर्गों ने सदियों पहले बयान की, इन्नमल माल बिन्नियात। ठीक हो गया, ठीक। आप कैपेबल भी हो लेकिन आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपकी प्रायोरिटीज ही और हैं। इफ्तिखार साहब, एक तो ये एंगल मैंने भी ऊपर कहा कि वक्ती और शख्सी मफादात के लिए बनाई गई पॉलिसीज और अंदरूनी चैलेंजेस ने इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाने दिया। पोजीशन तो जाहिर बात है हमारी वही है, लेकिन मौक़े आते रहते हैं, आप कब फ़ायदा उठाएंगे कब नहीं। एक तो इसको एड्रेस कीजिएगा कि क्या वाकई हमारी प्रायोरिटीज़, नीयतें और सतहियत ये अहम है नहीं है। दूसरा, आपको लगता है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, मतलब है तो नहीं बायलैटरल, लेकिन कोई बर्फ़ पिघल सकती है, क्योंकि अनयूजुअली तो कुछ भी हो सकता है। देखें, पाकिस्तान में कितनी
अच्छाइयाँ हैं और कितनी बुराइयाँ हैं, मेरे सीनियर दोस्त ने बड़े वाज़ेह तौर पे हमें बता दिया। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, और पाकिस्तान जिन लोगों के साथ मिलकर इस पूरे खिते के अंदर एक तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है वो कुछ और है। मसलन ये हकीकत है कि दहशत गर्दी का सामना इस खिते में रहने वाले 3-4 ममालिक को हो रहा है और उसकी बुनियाद अफ़गानिस्तान है, इसमें अब कुछ छुपी हुई बात नहीं। तो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी वैसी ही करनी होगी जैसे बाकी हमसाया ममालिक अफ़गानिस्तान के उसकी उन हरकतों से तंग आ चुके हैं, और एक मुश्तरका लाया अमल बनाना होगा कि इस जो बदमाशी है, जो ये गुंडागर्दी है और जो ये दहशत गर्दी है, इस पर कैसे काबू पाया जाए। जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुक है, साफ ज़ाहिर है कि बायलैटरल इनके दरमियान डायलॉग तो कोई होगा नहीं, और ना ही इस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है, और ना ही इस कॉन्फ्रेंस के जो TORs है उसमें ही शामिल है। और पता है, ये ज़रा सोचें कि अगर ये बात मान ली जाए कि एक ऐसी तंजीम कामयाब हो जाती है कि जिसकी सड़कें एक दूसरे का सामान लेके दूसरे ममालिक में जाएं, तो उससे कितना फ़ायदा होगा, वहाँ पर रोज़गार के कितने ज़राए बढ़ेंगे, एक मुल्क की चीज़ दूसरे मुल्क में कितनी कीमत पर जाएगी और कितनी आसानी से जाएगी, ये सोच भी हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए। और अमेरिका के मुकाबले में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि एक और ताकत भी ऐसी इमर्ज करे, क्योंकि जो गलती हम कर चुके हैं कि हमने सिंगल सुपर पावर बनाने में जो रोल अदा किया और फिर जो उसकी हमने कीमत अदा की, उसका हमें एहसास हो गया है। और अब मैं समझता हूँ कि हमारे सारे हमसाया ममालिक हैं, हमारी सरहदें चाइना के साथ लगती हैं, रूस के साथ लगती हैं, कजाकिस्तान के साथ लगती हैं, ताजिकिस्तान के साथ लगती हैं, और हिंदुस्तान के साथ लगती हैं, और इसमें ईरान अलबत्ता शामिल नहीं। ये सारी सरहदें हमारी लगती हैं, हम एक दूसरे को एकोमोडेट कर सकते हैं इक़्तिसादी तावन के। फिर मौसमी तब्दीलियाँ जो बहुत अहम चीज़ है, यानी ये ममालिक जो हैं ये उतनी तबाही नहीं फैला रहे माहौलियात को ख़राब करने के लिए जितने दूसरे ममालिक जो हैं उधर बैठे हुए वेस्ट के ममालिक फैला रहे हैं, और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इस खिते के अंदर जो अपने ग्लेशियर्स हैं, इस खिते का जो क्लाइमेट है, उसका जो असर होगा उस तबाही से जो वो पैदा कर रहे हैं, उससे बचने के लिए भी ये बैठ के बात कर सकते हैं और अपने तजर्बात एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, और फिर इस मुकालमे को आगे जाना चाहिए। और हमारी तो ख्वाहिश है कि मास्को की क़यादत में हम किसी तौर पे ब्रिक्स के साथ हमें कोई लेना देना हो जाए, और शंघाई ताउन तंजीम के साथ मिलकर पाकिस्तान को अगर ये कोशिश में कामयाबी होती है कि हम ब्रिक्स में शामिल हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये एक कदम और आगे होगा, और इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती अब लाजमी होती जा रही है। एक मुल्क की तबाही, एक मुल्क की कमज़ोरी उसके तमाम हमसाया ममालिक की कमज़ोरी की वजह बनती जाती है, गुर्बत में, मौसम में, रवैयों में। तो इस सब को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। एक नया ब्लॉक है और इस ब्लॉक को कामयाब होना चाहिए, और मैं वेलकम करता हूँ तमाम पार्टिसिपेंट को। और मैं खुशकिस्मती से अपनी ज़िंदगी में दूसरी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देख रहा हूँ। मैंने इस्लामी कॉन्फ्रेंस देखी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, और आज मैं उससे बड़ी एक और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में देख रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि इसके फ़ायदे सब उन ममालिक को होंगे जो इसमें शामिल है। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, 6 ममालिक के वज़ीर आज़म यहाँ पर हैं, फिर नायब सदर हैं ईरान से, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, ख़ित्ते के इस्तेहकाम और ख़ित्ते की सलामती के ऊपर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस वक्त हमने सऊदी अरब के ऊपर बात कर ली थी, चीनी वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद हैं, $54 अरब के दस्तावेज़ात उनको देख कर बात हो रही है। CPEC का ऊपर हवाला दिया गया, हसन साहब ने कहा कि अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, बातें हैं, पुरानी उम्मीदें पूरी होने जा रही हैं, अब तो CPEC 2 की बात की जा रही है। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने हिस्से की कौन से ऐसे मामलात या कामयाबियां हैं जो पाकिस्तान को जिन पे फोकस करने की और अपने आप को दुरुस्त अंदाज में पिच इन करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें समेट सके? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि खुद कॉन्फ्रेंस कितनी बड़ी कामयाबी है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की 23वीं जो कॉन्फ्रेंस है, उसका मेज़बान बनना और उसका चेयर बनना भारत की बहुत बड़ी सफारती नाकामी और पाकिस्तान की
बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। बेशक। वो इस लिहाज से कि तकरीबन 2017 से भारत ने ये पॉलिसी अपनाई थी कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली सफारती महाज पे आइसोलेट करेगा। ये कोई छुपी बात नहीं है, ये बड़ी क्लियर बात थी, अमेरिकी कांग्रेस में भी कही गई और सब इसको जानते थे, और भारत खुद भी उसको स्टेट करता रहता था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ के एक पराया स्टेट, एक अछूत रियासत बना दिया जाए जिसके साथ दुनिया बात करने को तैयार ना हो। और एक थोड़ा सा वक्त ऐसा भी था जिसमें लग रहा था कि भारत को कामयाबी हो रही है। लेकिन आज की ये कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल है एक बहुत बड़ी अलामती पाकिस्तान की कामयाबी है कि पाकिस्तान इज टू इंपॉर्टेंट टू बी टर्न्ड इनटू अ पराया स्टेट। पाकिस्तान को एक अछूत रियासत नहीं बनाया जा सकता। ये तो खुद कामयाबी। अब अगली बात, इस फोरम में जो अमकानात मौजूद हैं, कुछ अमकानात हमने इस्तेमाल भी किए हैं लेकिन बहुत से अमकानात अभी बाकी हैं। ये जो फोरम है ये जियो इकोनॉमी और जियो स्ट्रेटजी को जोड़ता है। हम कह रहे हैं कि हम जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जियो स्ट्रेटजी कम अहम होने जा रही है, उसकी अहमियत रहेगी। अब इसके जो 3 गोल हैं, जो बड़े गोल हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 इविल्स के खिलाफ काम करना है। टेररिज्म, दहशतगर्दी, सेपरेटिज्म, अलहदगी पसंदी, एक्सट्रीमिज्म, इंतहा पसंदी। अब ये तीनों वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, और ये सिर्फ घर के चैलेंजेस नहीं हैं, इसके ताने बाने रीजनल हैं, हमसाया मुल्कों के साथ भी जुड़े हुए हैं, और इसको हल करने के लिए भी रीजनल कोऑपरेशन चाहिए। इसको हल करने के लिए भी जिस तरह डॉक्टर मारिया सुल्तान ने कहा कि हमें एक दबाव इस्तेमाल करना पड़ेगा मुख्तलिफ मुल्कों का मिलकर कि वो मुल्क जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं उनको हम रोक सकें। बायलैटरल भी इसकी इंप्लीकेशंस हैं, और बायलैटरल इंप्लीकेशंस का हमने फ़ायदा भी उठाया। मिसाल के तौर पर हमने इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रशिया के साथ अपने ताल्लुकात रिकन्फिगर कर लिए। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान की एक बड़ी हम आहंगी रही है, ख़ास तौर पर रशिया के साथ, लेकिन फिर चीन के साथ भी और सेंट्रल एशिया स्टेट्स के साथ भी। चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक बहुत अहम है, लेकिन क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो रूह रवां है, जो फाउंडर है, वो चाइना है, पाकिस्तान इस फोरम में आकर चाइना के और ज़्यादा करीब हुआ है, वो पार्टनरशिप हमारी और ज़्यादा अहम हुई है। फिर हमारा बहुत देरीना ख्वाब है जब से सोवियत यूनियन टूटा था कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, हमारे ट्रेड कॉरिडोर्स वहाँ से कायम हो, हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। तो ये फोरम हमें ये भी मौका देता है और दे रहा है कि हम सेंट्रल एशिया के साथ भी अपने दोनों तरह के ताल्लुकात, सिक्योरिटी के ताल्लुकात भी और तिजारती ताल्लुकात, उसको भी मजबूत कर सकें। ठीक हो गया। और आखिर में भारत, जिसके साथ इतनी टेंशन रहती है कि हमारे कोई मेल मुलाकात नहीं होती, जो ख़तरनाक बात है। बदतरीन ताल्लुकात वाले मुल्कों के साथ भी इंटरेक्शन होना चाहिए, मकालमा होना चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। तो ये फोरम हमें ये भी मौका देता है कि भारत के साथ भी हमारा एक कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म ये बन सके। और आपने देखे कि तमाम तर अपनी नापसंदीदगी के बावजूद, ना चाहते हुए भी भारतीय वजीर खारजा को खुद पाकिस्तान में आना पड़ा, बिल्कुल, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा अहम प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर वो पाकिस्तान के हवाले कर लें। तो मेरे ख्याल में इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दे आर ह्यूज, बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसा नहीं है कि इन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। हम इस फोरम का फ़ायदा पहले भी उठा रहे हैं, लेकिन जो अमकानात हैं वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। ठीक हो गया। और पाकिस्तान के लिए ये इज़्ज़त की बात है, और पाकिस्तान हैज़ कम बैक। ये कॉन्फ्रेंस जो बताती है कि सफारती महाज पर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान वापस आ गया है, और जो उसका हक है दुनिया में, जो उसकी जगह है, उसको वो क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक हो गया। डॉक्टर मारिया, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल। ऊपर ब्रिक्स की बात होगी और अभी ज़ैगम साहब ने कहा सफारती महाज पर वापस आए और पाकिस्तान अपनी पोजीशन के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है और मौजूद है। इम्कानात बहुत है। ब्रिक्स कितना अहम है और पाकिस्तान की शमूलियत क्या बहुत आसान मामला है, एक वक्त दरकार है? ब्रिक्स जाहिर है इन जो ममालिक एससीओ के अंदर हैं उसमें बड़ी हद तक उनकी सरबराही भी उसके अंदर है। ब्रिक्स में पाकिस्तान ने अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, और हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान उसके अंदर
अनकरीब उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। लेकिन ब्रिक्स की जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो शायद इतनी ज्यादा नहीं है जितनी एससीओ की, क्योंकि एससीओ जो है वो नतीजा अमेज काम करना चाहते हैं और इसलिए इक्तिसादी ताउन के लिए भी और इक्तिसादी अहदाफ को हासिल करने के लिए बड़ी मजबूत पॉलिसी भी रखते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी इनिशिएट करेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एक सफारती महाज पैदा करना हो या ममालिक के दरमियान वो ताल्लुकात को पैदा करना हो। ब्रिक्स उसके मुकाबले में एक पोलिटिकली तो एक बेहतर आइडिया है, लेकिन इकोनॉमिकली वो इस तरह टेक ऑफ नहीं कर सका और ना ही करेगा। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से पहले बात हुई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज की, इम्कानात की और कितनी सक्सेसेस मिल सकते हैं पाकिस्तान को, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उस एहतजाज की कॉल की, जहां इधर कल इजलास शुरू होने को है इस्लामाबाद में और उधर एक जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल है कि हमें इस्लामाबाद इसी दिन पर एहतजाज करना है। आखिर क्यों? इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पीटीआई की तरफ से ताहाल 15 तारीख के एहतजाज की कॉल बरकरार है और इस हवाले से तैयारियां भी की जा रही हैं। ताहम इत्तलात के मुताबिक इस एहतजाज को लेकर पीटीआई के रहनुमाओं में तकसीम पाई जाती है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और कई रहनुमा शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज के हक में नहीं हैं। ये लीडर्स बानी पीटीआई से मुलाकात करने के भी ख्वाह हैं। जमाती वाबस्तगी से क़तई नज़र मुल्क के तमाम ही संजीदा और गैर जानिबदार हल्के पीटीआई से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस एहतजाज को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास ख़त्म होने तक मुलतवी कर देना चाहिए। पीटीआई के सियासी प्रोफाइल में पहले ही कई ऐसे धब्बे हैं जिनसे जाहिर होता है कि इसके लिए जमाती सियासत मुल्की मफादात से भी ज्यादा मुकद्दम है। 2014 के पीटीआई धरनों में मुल्की दारुल हुकूमत में एहतजाज के बायस चीनी सदर को अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा। पीटीआई दौर में उस वक्त के कई वुज़रा के सी पैक के हवाले से मुतनाज़े बयानात, इक़्तिदार से महरूम होकर साइफर जैसे हसास मामलात के साथ खेलना, अपने सूबाई वुज़रा के जरिए IMF के कर्ज को रुकवाने की कोशिश करना, अमरीकी कांग्रेसमैन को पाकिस्तान के मामलात में दखल देने के लिए उकसाना, बैनुल-अक़वामी अखबारात में मुल्की मफादात के बरक्स अपने हक में आर्टिकल्स और मज़ामीन लिखवाना, ये सब बातें पहले ही पीटीआई की सियासत पर कई तरह के सवालात खड़े करती हैं। इन हालात में अब क्या किसी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की अहमियत बताने की ज़रूरत है? इन नामसाइद हालात में भी पाकिस्तान को इंतहाई अहम तंजीम जिसमें रूस, चीन, भारत, ईरान और वस्त एशिया के ममालिक शामिल हैं कि इजलास की मेज़बानी का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान को अरसों बाद इतना अहम सिफारती मौका मिल रहा है जिसे पाकिस्तान अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐन इजलास की तारीख वाले रोज़ ये एहतजाज करके पीटीआई क्या मुल्की मफादात को जमाती सियासत के ताबे नहीं रख रही? ये तो तय है कि पीटीआई ने अपना एहतजाज मुलतवी करने का ऐलान न किया तब भी रियासत किसी भी सूरत इस एहतजाज की इजाज़त नहीं देगी। मगर क्या पीटीआई के लिए मुल्की मफाद के खिलाफ किए गए इस इक़दाम को जस्टिफाई करना उसके अपने ही हामियों के लिए मुमकिन हो पाएगा? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, चीन, रूस समेत 6 ममालिक के वज़ीर आज़म, ईरानी अव्वल नायब सदर, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद में पीटीआई की इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। क्या पीटीआई को 15 तारीख का एहतजाज मुलतवी कर देना चाहिए? हसन निसार साहब, ये इजलास 16, 17, 18, 19 पे हो सकता है, पहले कर लेते। ये 15 को ही एहतजाज इस्लामाबाद में क्या मुलतवी कर देना चाहिए? देखें, बात सादा है कि और नहीं तो सिर्फ अपने लिए ही कर दें। सिर्फ इसलिए मुलतवी कर देना चाहिए कि मनफी प्रोपेगेंडे से बच सकें और मौजूदा हुक्मरानों को कोई बहाना या जवाब ना मिल सके, क्योंकि जो होना है, जिस स्पीड से होना है, मुझे अगर उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा है तो उनको तो बेहतर पता होना चाहिए। वो तो बाकायदा पॉलिटिशियंस हैं। मेरा ख्याल है मुलतवी करना चाहिए। आपको लगता है कि मनफी प्रोपेगेंडा की कोई सोच है वहाँ पर, या वो इतना भी सोचते हैं कि हमारे खिलाफ ये बात हो रही है, नेगेटिविटी है, जमात को नुकसान, सियासत को नुकसान? जी डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा। तो फिर 15 तारीख की कॉल ही क्यों दी गई सर? दुरुस्त है। आई डोंट नो, मतलब ये तो सवाल आप उनसे पूछें जिन्होंने ये किया है। मैं तो इसके उलट बात कर रहा हूँ। तो हाउ कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन? जिन्होंने ये फैसला किया है 15 वाला, वही जवाब दे सकते हैं ना। नहीं तो कोई ये थॉट प्रोसेस तो नहीं है बदनाम होंगे तो नाम होगा वाला? बदनाम होंगे तो क्या? मैंने कहा, मैंने अभी आपके जुमले के दौरान ही मैंने कहा कि डेस्परेशन भी हो सकती है। बंदा जब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाए ना, फिर धुंध छा जाती है उसके इर्द गिर्द।
फिर वो कहता है वो ठीक है, चांस लेने वाली बात है। मगर हसन निसार मेरा साहब, नहीं ख्याल बानी कि अंदर अकली जेल तौर में है, अगर उनसे 10 दिन से मुलाकात नहीं हुई तो ये तो बाहर लीडरशिप ये काम कर रही है, जो बाहर लोग बैठे हैं वो भी तकसीम है। तो कोई प्लानिंग थी पहले से पुरानी कि ऐसा किया जाए? नहीं 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 आयशा, देखें मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो घरों में, दोस्तों में, करीबी दोस्तों में भी होता है, वो तो कोई बुरी बात नहीं। आपने अभी जिन 2-3 लोगों के नाम लिए हैं वो संजीदा और मतीन लोग हैं, आप इन्हें नाम लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ठीक हो गया। मैं तो आई हैव ऑल द सिंपैथीज फॉर पीटीआई, लेकिन मैं भी यही समझता हूँ कि उनके लिए यही मुनासिब है, मुल्क के लिए यही मुनासिब है। मुल्क के लिए, मुल्क जाहिर बात है, बाकी मामला तो उसके बाद हैं। ठीक हो गया डॉक्टर, ठीक हो गया हसन साहब। डॉक्टर मारिया साहिबा, SCO मुल्की तशख़्ख़ुस, वक़ार, कौमों की तरजीहात और उनके कंडक्ट को कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करेगा रीजन वाइज, बैनुल अक़वामी तौर पर कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, दुनिया देख रही है यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। एक सियासी जमात की क्या फ्रस्ट्रेशन कहा जाए कि जिस वक्त इजलास है एन उस दिन उस वक्त पर आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, आप कैसे ट्रांसलेट करती हैं इसे? जी, कुछ चीजें, कुछ फैसले ऐसे होने चाहिए जो आपके मुल्क के लिए होने चाहिए, और अगर आप उसके ऊपर सियासत करते हैं तो ये बहुत अफसोसनाक बात। आप देख सकते हैं इस वक्त दुनिया में हर जगह के ऊपर जंग के जो है बादल छाए हुए हैं। मशरक़ वस्ता को देख लें, आप अमेरिका के अंदर देख लें, जहाँ एक सियासी जो है महाज लड़ाई चल रही है मुख्तलिफ तरीके की। इस वक्त जहाँ दुनिया के अंदर माशी तरक्की जो है उसके अपने डायनेमिक्स जो है बहुत खतरे में है, चाहे वो यूक्रेन की जंग हो, चाहे वो फलस्तीन का मामला हो, चाहे वो आप किसी भी खत्ते की तरफ चले जाएं, तो वहाँ सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है इस वक्त लोगों की यही है कि इक़्तिसादी ताल्लुक फरोग दिया जाए। और अब ऐसी सूरत हाल में आपके पास एक ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है जिससे आपके बहुत सारे जो मसाइल हैं, देखिए पाकिस्तान ने 20 साल तक एक सिक्योरिटी नैरेटिव के तहत बैनुल-अक़वामी ताउन किया, बैनुल-अक़वामी कीमत अदा की। हमारे मतलब सैकड़ों लोग जो हैं एक तरह से आप कह सकते हैं मतलब उन्होंने शहादत हासिल की सिर्फ इसलिए कि बैनुल-अक़वामी सलामती जो है कर रहे। आप पहली दफा आपको उस बैनुल-अक़वामी सलामती के मद में आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इक़्तिसादी ताउन और अपने लोगों के लिए उम्मीद की वजह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको अगर एक सियासी जमात अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करे तो ये एक अफसोसनाक अमल है। और आप उम्मीद रखेंगे कि पीटीआई जो है यकीनी तौर के ऊपर उनके भी कोई कौमी जज्बात होंगे, वो भी ये समझते हैं कि अगर ये मुल्क है, आपकी मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की है तो आप हैं, और अगर आप ये तमाम काम एक तरफ रखना चाहते हैं और इन तमाम चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, तो ये यकीनन किसी सूरत कोई हुब्बुल वतन पाकिस्तानी, चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात के साथ हो, वो इस बात को काबिल कबूल नहीं समझेगा कि जहां आप मेजबानी कर रहे हैं सारी दुनिया की जो अहम सरबराह है वो आपके मुल्क में है, जहां आपके मुल्क के लिए एक जो है माशी तावन की एक बुनियाद बन सकती है, जहां आपके लोगों के लिए बैनुल-अक़वामी माशी राहदारी के अंदर रास्ते खुल सकते हैं, जहां आपके मुल्क के अंदर सनतकारी के मौके पैदा हो सकते हैं, जहां आपको इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट आपको अमेरिका से तो नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका ने तो इस खत्ते में अपने जो ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ जोड़नी है। सो इस वक्त आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्हीं ममालिक से आएगी, और अगर आपके पास साइंटिफिक कॉपरेशन, आप मुझे तमाम चीजें आप कर सकते हैं, और आप ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि जहां महाज आराई की सूरत हाल हो रियासत और एक सियासी पार्टी के दरमियान या एक सूबे या वफाक के दरमियान, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, और ना ही इससे कुछ हासिल होगा। वैसे हासिल क्या होगा अगर आप ये कॉल ले भी लेते हैं, आप आ भी जाते हैं, तो हासिल उसके बाद क्या? अहम सवाल है कि इस एहतजाज का फायदा क्या होगा? महाज आराई कर लें, कुछ दिन बाद कर लें, बेशक रोज करें हुकूमत के साथ, मुल्क है तो इक़्तिसादी तरक्की है, और इक़्तिसादी तरक्की है तो फिर सियासत भी है, सियासी जमात भी है, और फिर आपकी ख्वाहिशात भी हैं पूरा होने को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़ैगम साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, SCO पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है। क्या बानी पीटीआई अपनी ख्वाहिशात को मुल्की मफाद पर तरजीह दे रहे हैं, या हुकूमत मुलाकात की इजाज़त ना देकर पीटीआई को अब कोई फेस सेविंग नहीं देना चाह रही? देखिए, मफादात के दर्जात होते हैं, ज़ाती मफादात होते हैं, उसके बाद गिरोही मफादात होते हैं, उसके बाद आपके मुल्क के मफादात होते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो अशराफिया के बड़े बड़े लोग हैं वो ज़ाती मफादात तक से निकलने को तैयार नहीं हैं। अब आप देखिए, सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा असेट है, और जब कोई सियासी जमात अपने आप को नुकसान पहुंचाती है तो मेरे ख्याल में हमारे सब के लिए वो एक दुख की बात होनी चाहिए। और इस वक्त मुझे ये लगता है कि पीटीआई अपने आप को मुसलसल नुकसान पहुंचा रही है।
اور جو سوال ہے وہ وہی ہے جو تمام لوگ اپنے اپنے انداز سے پوچھ رہے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ بھائی اس کے پیچھے اسٹریٹجی کیا ہے؟ ذرا وزڈم تو بتاؤ، تم نے سوچا کیا ہے؟ کوئی احتجاج برائے احتجاج تو نہیں ہوتا نا۔ جب کوئی احتجاج کیا جاتا ہے تو وہ کسی اسٹریٹجی کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی حکمت عملی کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اس سے کیا آخر ملے گا یہ کر کے؟ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے 9 مئی سے پہلے بات کی کہ فائدہ جو کیا ہوگا؟ بیانیہ تھا وہ جی دیکھیے وہی بات تھی نا کہ بیانیہ یہ تھا 9 مئی سے پہلے کہ خان از آر ریڈ لائن، عمران خان کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے، لیکن وہ گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد اب وزیر اعلیٰ صاحب آئے تو عمران خان کی رہائی کے لیے، اور اب یہاں تک آپ پہنچیے کہ احتجاج ہوگا کہ عمران خان سے صرف ملاقات ہی کروا دو۔ تو کیا آپ کی اسٹریٹجی یہی آپ کو فائدہ دے رہی ہے کہ کہاں بات شروع ہوئی کہ ہم احتجاج کریں گے تو وہ گرفتار نہیں ہوگا، اور بات یہاں تک آ کے پہنچی کہ اگر ہم احتجاج کریں گے تو اس کے نتیجے میں عمران خان سے ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ از اٹ ریئلی ورکنگ فار یو؟ اور جو آپ کا امپریشن خراب ہو رہا ہے اور جس طریقے کے نیریٹیوز بنائے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے رہنما جس طرح کے نیریٹیو استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ قومی جماعت کے لیے موزوں بھی ہیں؟ درست۔ میرا خیال ہے اس وقت جو ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما مل کر بیٹھیں اور اسٹریٹجی کو ذرا اثر نو ترتیب دیں۔ ایک سیاسی جماعت کو اپنے آپ کو اس طرح نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور اولین چیز پاکستان کا قومی مفاد ہونا چاہیے، خاص طور پر ایسے موقعوں پر تو ہمیں اپنے گروہی مفادات بھی اور ذاتی مفادات بھی ایک طرف رکھ دینے چاہیے۔ آگے بہت وقت پڑا ہے، درست، بہت کچھ پڑا ہے ان کے پاس اپنے جمہوری حق کو استعمال کرنے کا۔ بالکل ٹھیک ہے، 1-2 دن کا صبر ہے، 1-2 دن کا انتظار ہے، آپ محاذرہ ہی کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے، آپ جاری رکھیے اس کو۔ افتخار صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے، ہم یہ کئی بار بات کر چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی از ایکول ٹو پی ٹی آئی، پی ٹی آئی از ایکول ٹو بانی پی ٹی آئی۔ یہ جو بھی پالیسیز ہیں ان کی کوئی اونرشپ لے گا کبھی جب ان فیوچر بات ہوگی؟ اور آپ کو لگ رہا ہے یہ فرسٹریشن ہے جو اجلاس کو نقصان پہنچانے کے لیے سامنے آ رہی؟ صرف یہ مطالبہ ہے اگر عمران نہیں تو پاکستان نہیں، واضح طور پہ انہوں نے آپ کو کہا ہے، 20 مرتبہ کہا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان ہے تو سب ہے۔ یہ آپ کا خیال ہے نا۔ ہم دیکھو ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم بات اس وقت کر رہے ہیں، آپ کا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں احتجاج کی کال، یہ ملاقات کرا دے، کام یہ آپ کا سوال۔ واہ واہ، تو 10 دن سے لیڈر نہیں دیکھا۔ 77,000 لوگ جو قید خانوں میں جیل مینول کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، تو یہ بھی گزارے نا۔ یہ بھی بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ خیر میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ بالکل میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی عزت، پاکستان کا وقار، پاکستان کے مفادات سب سے اہم ہیں۔ اس کانفرنس سے پاکستان کے عوام کو اقتصادی طور پہ بھی سہولتیں ملنے کے امکانات ہیں۔ ہماری جو عزت بحال ہو رہی ہے اس خطے میں، ہمیں اس کو بحال رکھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھی جائے، آج تو یہ لوگ کانفرنس کروا رہے ہیں اور یہ عزت حاصل کر رہے ہیں، ممکن ہے ان کی جگہ کل یہ ہوں۔ عزت کس کی ہوگی؟ ملک کی۔ نام کس کا ہوگا؟ ملک کا۔ وقار کس کا بڑھے گا؟ ملک کا۔ تو میں واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں ان شہزادوں کو، آرام سے گھر میں بیٹھو، جو گزر جائے گی 15-16 کو سارا دن تمہارے پاس ہے، 16 سے لے کے اگلے سال 16 تک جو مرضی آئے کرو، پلیز ملک کی خاطر یہ حرکت مت کرو جو تمہاری خواہش ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، پروگرام کو کنکلوڈ کرنا، تحریک انصاف کو کل 15 تاریخ کا اپنا احتجاج یقینی طور پر ملتوی کرنا چاہیے، کیونکہ ملک کی تشخص، وقار اور ترجیحات سب سے اوپر ہے، ہر سیاسی جماعت اور ہر لیڈر سے اوپر ہے۔ ملک ہے تو آپ سب ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔